बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दे चुकी है, जिसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंगे। ये जब राय मंजर आम पे आई, उस वक्त के बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया, वो स्ट्रेटजी अपनाई जो आज से कुछ दिन पहले अपोजिशन जमातें वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ अपना रही थीं कि पेशकश की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कि हमारे साथ मिल जाए, वफाक में हमारे साथ मिले और हिस्सा सिंध के अंदर से ले ले। तो आज खबरें मंजर आम पे आई कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान ने अपोजिशन जमातों को यह पेशकश की है कि हमारे साथ मिल जाएं और सीटें तकसीम कर ली जाएं, ताकि पंजाब के मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपना लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, इलेक्शन कमीशन को जो डायरेक्शन दी गई है और उस पर वफाकी वज़रा जो मौक़िफ़ रखते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, अब जो राय दी गई मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, उस राय की रोशनी में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीज़ें फराहम करने और अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात क्या पेश की गई हैं कि किस टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसे शफाफ बना सकते हैं? देखिए, बात यह है कि शुरू डे वन से हम इस हवाले से बड़े क्लियर थे और हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह राय दे दी है। आइन का आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये बैलेट पेपर की सीक्रेसी जो है ये हतमी नहीं है और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के अंदर जो पावर्स हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो और आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, उसके हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह इसके अंदर हदायत दे दी हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज हमारा वफद इलेक्शन कमीशन से मिला, हमने उन्हें ये कहा कि आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, सीरियल नंबर यूज कर सकते हैं, बार कोड लगा सकते हैं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन आज इजलास भी कर रहा था। जो मेन बुनियादी मकसद है कि जमीरों के जो सौदागर हैं उनका रास्ता रोका जाए और जो इंतखाबात के अंदर खरीदो फरोख्त होती है उसका रास्ता इसके अंदर जो है वो रोकना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी बड़ी आज मौके की हमारी फतह हुई है, तायद हुई है। और फराह हबीब साहब, आप भी चाहते हैं कि ये रुके, ये मामला ठीक होना चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत टाइम दिया, बहुत सी मुलाकातें की, नाराज़ अरकान से मुलाकातें भी की, इत्तेहादियों के कुछ लोगों से भी की। आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं? अब तक आपके पास क्या रिजल्ट है? क्या आप इस्लामाबाद की किस्त इस वक्त ज़ेरे बहस वही बनी हुई है, उस पर अपने जो आपका स्कोर है उससे ज़्यादा कर जाएंगे, उतने स्कोर रहेंगे, कम हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये सीट जो है हकीर विन करेंगे और जो हमारा मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक इंशाल्लाह ये सीट जो है वो हमारी है सेनेट के अंदर। और वो लोग जो नोटों के जरिए जो जमीरों को खरीदना चाहते हैं उनको सबकी सामना करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ ही खड़े होंगे और उतने ही हमारे वोट डब्बे से निकलेंगे जितना हमारा इत्तेहाद है। और मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन की वो जो हवा बनाई हुई थी, आज की सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद उस दोबारे के अंदर हवा निकल गई है। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, आप ये तो देखें कि इत्तेहादी तो साथ में खड़े हैं, जो आपकी अपनी पार्टी के आदमी थे उनके बयानात क्या आ रहे हैं सिंध के हवाले से? देखिए, बात यह है कि सिंध के हवाले से बहुत सारी आपके इल्म में है कि राय होती है अपनी, लेकिन हमारे अरकान हैं और हमारी टिकट्स के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं और इंशाल्लाह ये हमें ही वोट डालेंगे, आप देखेंगे। और अगर किसी नाराज कारकुन का अभी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात रह गए हैं तो वो दूर कर दिए जाएंगे। तमाम लोगों को हमने अपने साथ जो है वो अंगेज किया हुआ है, लेकिन इसी चीज को तो फराह हबीब साहब, कल का दिन है, सुबह का दिन है, उसके बाद इलेक्शन है। आप अपने तमाम अरकान को क्या इस्लामाबाद बुला चुके हैं? कल कोई पावर शो करेंगे या इलेक्शन से पहले? हमारे तमाम अरकान जो हैं वो हमारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज असेंबली के अंदर भी हाजिर थे और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पर आज हमारे साथ उन्होंने इज़हार यकजहती भी की है और कल हमारा फिर गैदरिंग है, वहां पर बड़ी तादाद के अंदर हमारे तमाम अरकान जो है वो जमा हो रहे हैं। यानी कल आप अपने पत्ते शो कर रहे हैं, कल आप अपनी गिनती शो कर देंगे? यकीनन देखें, तमाम लोग आप नजर आएंगे, पार्लियामान के अंदर भी नजर आएंगे और कल जो हमारी गैदरिंग है वहां पर आपको ये तमाम अरकान जो है वो नजर आएंगे।
फरूख हबीब साहब, ये जो पंजाब मॉडल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपोजिशन से बात की गई है कि हम इतनी नशिस्तें आपको देते हैं बगैर इंतखाबात ही हो जाए, आपको उससे कितनी उम्मीद है? देखिए, बात ये है तो प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है, और अगर इसके ऊपर तमाम लोग एक एग्रीमेंट के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो मैं नहीं समझता जिसका जहां पर जितना मैंडेट है उतनी उसको सीट्स मिल जाए। अब आप देखें पंजाब में क्या हुआ थे, बड़े दावे कर रही थी PMLN कि जी 50 MP नाराज हैं, बाद में उनको अपने ही कैंडिडेट्स जो है वो विड्रॉ करने पड़ गए, क्योंकि किसी तरफ से जो है किसी ने उनका साथ ही नहीं दिया। तो यहां पर ये सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि इन इंतखाबात को साफ शफाफ हो, खरीदो फरोख्त ना हो, और इसका सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। शहबाज गिल साहब का ट्वीट, उनका मौक़िफ़ कि जनाब 7 से 8 बल्कि ज्यादा लोग जो हैं इनके राब्ते में हैं, अगर आपके उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं उसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, पैसा कहेंगे, या उसे जमहूरी अमल कहेंगे? देखें, बात यह है कि हम किसी के मैंडेट को जो है वो उसका लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं जिसका जितना मैंडेट है उतना मैंडेट मिले, और हर पार्टी एक दूसरे के मैंडेट का जो है वो एहतराम करे। लेकिन फरूख हबीब साहब, आप ये देखें कि चेयरमैन सेनेट की सीट जो होती है वो तो एक नॉन पॉलिटिकल सीट होती है। क्या चेयरमैन सेनेट अपोजिशन जमातों को ऑफर कर सकते हैं कि आप यहां पे सीट एडजस्टमेंट करने के बाद आप सेनेट इंतखाबात में अमल ले? देखें, जो चेयरमैन सेनेट है वो भी तमाम जो इंतखाबी अमल है उसका हिस्सा होते हैं, वो भी सेनेट से ही वोट लेके जो है वो मुंतखब होते हैं, और उनका भी किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक तो होता है। तो मैं समझता हूँ अगर जो कोई मुस्बत किरदार अदा कर रहा है तो उस किरदार को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव आप जहन में रखें। आप हमेशा जो है वो चीज की ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करना है। हमेशा इस चीज का मजाक उड़ता रहा कि नोटों के जरिए लोग जमीर की आवाज नहीं सुन रहे, नोटों की आवाज सुन रहे हैं। तो उससे जो नतीजा सामने आता है उससे मुंतखब होकर जो सेनेटर आएंगे फिर उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? वो पहले टीका लगा के आते हैं नोटों का, उसके बाद वो आवाम को। फरूख हबीब साहब, एक बात ये बता दें मुझे, पंजाब के अंदर जिनकी आप दस्तों गिरेबान आपके साथ अपोजिशन जमातें थी, वहां पे एडजस्टमेंट होगी, वहां पे मान लिया गया, तो क्या यही जो कुलिया था, यही तरीकाकार जो था, क्या वहां नहीं माना जा सकता था वफाक के अंदर दीगर सूबों में? राना साहब, आप ये समझें कि फरूख हबीब साहब का जो मौक़िफ़ है कि हाँ, अगर कोई मस्बत किरदार अदा कर रहा है तो उसे कर लेने देना चाहिए, लेकिन आप सिंध की सूरत हाल देखें कि एक जानिब आप ही की पार्टी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि हमारे मेंबरान जो हैं अगवा हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो जिनके नाम लिए गए उनकी तरदीद आ गई कि हम अगवा नहीं हुए, हमें अगवा कौन करेगा, हमारा तो पार्टी से इख्तलाफ है। तो ये जो अंदरूनी तौर पर इख्तलाफ है ये कितना डैमेज कर सकता है? देखें, इसमें नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन असल देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई ये लोग राज़ी नहीं होते। देखिए, बहुत से ऐसे अरकान असम्बली थे जिन्होंने आज से चंद दिन पहले यासर आपको पता है बड़े बड़े सख्त बयान दिए। मसलन पंजाब से आप ले लें, खुर्रम लुगारी, याद है आपको, वो दाऊद सुलेमान, लेकिन उसके बाद टाइम मार्जिन भी तो था ना सर, इसमें भी टाइम मार्जिन है। कितने 1 घंटा लगेगा किसी से मिलते हुए? हो सकता है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक किसी से मुलाकात हो जाए, और हो सकता है कि जो एक तरफ मौक़िफ़ है कि वाकई अगवा हुए हैं या उनको ख़रीद फरोख्त की गई, ये भी दुरुस्त हो। देखें, जो इलेक्शन ला रहा है ना यासर, उसको मुझसे और आपसे ज़्यादा फिक्र है, वो इस पर बड़ा काम कर रहा है, और जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकाल लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये इलेक्शन जो होगा ये हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन के लिए परेशान कुन है। ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत के लिए हुकूमत के लिए कम परेशान कुन है, अपोजिशन के लिए ज़्यादा है। ये रिज़ल्ट आपको अगले 48 घंटों में आपके सामने आ जाएगा, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो वज़ीर आज़म का वो बयान कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग हो गई तो हम इनको रुलाएंगे, इसका नतीजा किस हद तक निकलेगा? फरूख हबीब साहब से जानते हैं। फरूख हबीब साहब, अगर आप ये देखिए कि आपके इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, आपके अपने लोग भी आपके साथ हैं, तो फिर ऑपोजिशन को जोम किस बात का है कि हम ही जीतेंगे, और वो भी बिलखुसूस उस नशिस्त पे जिस पे आपके जीत जाने के इम्कानात ज्यादा रोशन? देखिए, बात यह है कि ये हमेशा इस किस्म की फजा बनाते हैं। इन्होंने तो सेनेट का इंतखाब ही नहीं लड़ना था, ये तो डेड लाइनें देके हुकूमत को घर भेजना चाहते थे। अब तक तो इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक तो हुकूमत को घर हो जाना चाहिए था, और अब तो जो है इनको इक़्तिदार के अंदर होना चाहिए था। इस किस्म के अब फिर इन्होंने दावों के ऊपर आस लगा रखी है। और आप देखें
कि पीएमएलएन के लिए ये सारा मामला कितनी शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको ये कहते रहे कि $60 मिलियन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, खत नहीं लिख रहे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, उतरो कुर्सी से, आप नाअहल हो चुके हो, आज सारा जोर उन्होंने लगा दिया पकड़ के उनको सेनेट के सेनेटर बना दिए। तो ये तो खौफजदा है ना। किससे खौफजदा है? इमरान खान से खौफजदा हुए हैं, पीटीआई की हुकूमत से खौफजदा है कि 11 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। कल जो आपकी गैदरिंग है, कल जो आपकी गैदरिंग है, मुखालफत कर रहे हैं। फारूक साहब, कल जो आपकी गैदरिंग है जिसमें आपके तमाम अरकान होंगे, क्या वज़ीर आज़म उनसे खिताब करेंगे? और कल क्या आप ये साबित करेंगे कि आपके जितने अरकान हैं इत्तेहादी और सब उस वक्त वहां में मौजूद हैं? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और तमाम अरकान की जो है वो उनके साथ मुलाकात होती है। यकीनन कल भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनके दरमियान होंगे तमाम अरकान के। और ये जो सेनेट का इंतखाब है, ये इंतखाब इंशाल्लाह हम इसको अपनी सीट को क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह फतह जो है वो हमारी होगी। फारूक हबीब साहब, मैं एक बार फिर आता हूं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में आपने पेशकश की 6 नशिस्तों की, अपोजिशन ने 7 नशिस्तें मांगी, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कल ये सुनने में आ जाए कि बलूचिस्तान में हुकूमत ने अपोजिशन को 7 नशिस्तें दे दी? नहीं, देखिए बात यह है, ये तो हमेशा नंबर्स के ऊपर बात होती है ना। जिसके पास नंबर्स हैं उसकी उतनी नशिस्तें आएंगी ना। अगर आपके पास नंबर कम है तो आप उससे ज्यादा नशिस्तें जो है वो कैसे मांग सकते हैं? किस तरीके से आपको वो नशिस्तें मिल सकती हैं? ये तो वही है ना बात कि अगर आपके 5 सेनेटर्स बनते हैं तो आपको 5 ही मिलेंगे, जिसकी अददी अक्सरियत ज्यादा है। फरूक साहब, पंजाब में भी तो आपने दे दी ना एक सीट, काफली को एक नशिस्त दे दी, उनके पास इतने वोट नहीं थे। देखें, बात यह है कि काफ लीग तो हमारे इत्तेहादी है ना, मरकज में भी इत्तेहादी हैं, सूबे के अंदर भी इत्तेहादी हैं। और मैं समझता हूं कि हम अपने इत्तेहादी को नवाजा जा सकता है, ऑपोजिशन को नहीं, के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं। सिंध के लोगों को मना लेंगे। है कि जो इत्तेहाद की एक अहमियत होती है वो आपके इल्म में भी है। जहां तक रही बात आप सिंध के लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सिंध से भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे इत्तेहाद के तमाम कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एमक्यूएम के हैं, पीटीआई के हैं, जीडीए से हैं, वो तमाम सेनेटर जो है वो मुंतखब होकर आएंगे। और मैं समझता हूं कि वो लोग कर रहे हैं और इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, नाराज अरकान भी आपके साथ हैं, सबको मना लिया जाएगा और इत्तेहादी की अहमियत पहले होती है, उसका हक भी पहले होता है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम कानूनी राय पे बात करेंगे कि इस राय आने के बाद कानूनी तर्ज अमल पे हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन क्या इकदाम उठा सकता है। आरिफ चौधरी साहब हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की राय पर हमने हुकूमती मौक़िफ़ तो जान लिया कि हुकूमत की प्लानिंग क्या है, हुकूमत किस तरीके से शफाफ बनाने के तरीक़ाकार पर अमल पैरा होगी, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की जो राय उसके मुताबिक तो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही सेनेट इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, लेकिन शफाफ तरीक़ाकार के हवाले से हुकूमत के पास जो ऑप्शन है कि बार कोड लगाए जाएं या दीगर ऑप्शंस, क्या आप ये समझते हैं कि इतनी जल्दी में शफाफियत के तरीक़ाकार पे अमल पैरा हुआ जा सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हुकूमत के पास कोई नहीं है, जो भी ऑप्शन है वो सारी इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, और यही हम सारे कहते रहे हैं कि आर्टिकल 226 जो है उसमें जब तक अमेंडमेंट ना हो ओपन तरीकाकार इस्तेमाल नहीं हो सकता। बैलेट जो है वो खुफिया ही होगा, रायशुमारी खुफिया होगी, रायदही। तो इसमें ये हुआ कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो आइन के मुताबिक था, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो इसके ऊपर डाली है बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तलब किया और इलेक्शन कमीशन से बारहा सवाल पूछा गया कि आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या तरीक़ेकार आपके पास है, इलेक्शन को किस तरह आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये तो ठीक हो गया कि आर्टिकल 226 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हो रहा है, और ख़ास तौर पर इन्हीं दिनों में वो वीडियो भी सामने आई और वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई जिसपे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस थी कि सेनेट का इदारा जो है उसकी बेहुरमती हो रही है, उसका कोई नाम बड़ा बेइज्जती वाला नाम बन गया है। लोग जो है वो इज्जत
से नहीं देखते, उन्हें पता होता है कि जी इलेक्शन जो है वो तो वोट खरीदे जाते हैं। तो इस खरीदो फरोख्त के अमल को किस तरह रोका जाए? जब कोई जवाब उनकी तरफ से ना बन पाया तो उसमें कमेंट्स जो थे, वो आपके तो दोस्त सारे वहाँ मौजूद भी थे, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आए कि भाई इलेक्शन कमीशन तो वो सो रहा है, वो नहीं चाहता कि हम उसे जगाएं, तो हमें उसे कुछ ना कुछ तो बताना होगा। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो राय दी जो बनती थी कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास यानी ऐसा तरीक़ेकार तो होना चाहिए जिससे वो करप्शन को और करप्ट प्रैक्टिस को ख़त्म कर सके, और उसके लिए तरीक़ेकार ये जो उन्होंने कहा है कि आप तो हर तरह का आपके पास टेक्निकल तरीके हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है। उस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है? अब देखिए जब वोट पड़ जाएगा। अच्छा जो सब एक जरा ये थोड़ा सा बताइएगा किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की जा सकती है, और दूसरा आज के फैसले से कौन जीता है कौन हारा है? बड़ी सुबह से चल रही है, हुकूमत भी कह रही है ये बड़ा अच्छा हुआ, अपोजिशन कह रही है जी हमारे हक में फैसला हुआ, तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इसका हुकूमत को फायदा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन में अगर ये बात हो जाती है, जो कि जाहिर है हो जाएगी, कुछ ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एहतराम करेगा इलेक्शन कमीशन, और अगर इलेक्शन कमीशन वो इस तरह की कोई तरतीब लगा कर देता है, ये इस तरह की कोई टेक्निक लगा देता है जिससे आइडेंटिफाई हो सके वोट, तो फिर उसमें ये होगा कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन के बारे में अगर शक होगा कि उसने अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट दिया है, तो उसकी शिकायत वो उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास की जाएगी, और इलेक्शन कमीशन फिर वो बैलेट पेपर जो है वो उन्हें दिखाएगा, और उससे वो एविडेंस आ जाएगी जिसका अभी फुकदान था। वो जब ये मामला आया, लेकिन चौधरी साहब आप ये भी तो देखें ना, अगर पार्टी गाइडलाइन से हटके अगर कोई वोट देता है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसने वोट बेचा है। हॉर्स ट्रेडिंग वाला मौकिफ तो फिर अलग जगह पे खड़ा है ना। नहीं, बात यह है कि दो सूरतें हैं, एक है डिफेक्शन और एक है वोट बेचना। डिफेक्शन क्लॉज तो इस पे आती नहीं है, लेकिन जहां तक वोट बेचने का मामला है वो देखें, जब आपके पास एविडेंस आ जाती है उसको कनेक्ट करना होगा उसके साथ, कि जिस तरह अभी वीडियो आई तो उन्होंने कहा जी ये तो उनका कोई और डील थी जिसमें वो पैसे ले दे रहे थे, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी बात जब आइडेंटिफाईएबल होगा बैलेट पेपर तो ये बात नहीं की जा सकेगी, क्योंकि सीधा सीधा नजर आ जाएगा कि इन्होंने वोट किसको दिया। अगर वोट दिया है और उसके पीछे सपोर्टिव एविडेंस मौजूद है कि ये मनी ट्रांजैक्शन भी हुई है, तो उसके बाद तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को काफी हद तक कामयाबी हुई है, और अखलाकी तौर पर भी मैं समझता हूँ हुकूमत को इसलिए फतह हुई है कि ये हुकूमत ने बड़ा खुल के ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फेयर और फ्री इलेक्शन हो, और इसमें किसी तरह की कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसे का अमल दखल ना हो। और अब असल मामला ये है कि आप भी चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है, पाकिस्तान की पूरी कौम भी चाहती है कि शफाफ इलेक्शन हो, करप्शन ख़त्म हो, ये हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो। अब ये जो तरीक़ेकार बता दिया गया है, इससे भी लगता है कि शायद कुछ मामला ठीक हो कुछ ना हो। मुकम्मल तौर पर ऐसे मामलात के हल के लिए कब तक इक़दाम होंगे? क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक दिन में ये सारे मामला ठीक कर लेगा? लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा पार्लियामेंट का था। ये तो यानी पार्लियामेंट अपनी वक़्त खोती जा रही है, अपनी हैसियत को मिनिमाइज कर रही है कि क्यों ऐसी नौबत आए कि पार्लियामेंट अपने मामलात को तय ना कर सके। इसमें मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को इससे आगे बढ़ के होना ये चाहिए था कि इस मौके को का फायदा उठाते। पहले भी ये एतराज कर, आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में ये क्या कह रहे थे जी 14 वोट का पता नहीं चलता जी, गद्दार है, इधर चले गए उधर चले गए। भाई आज मौका आया है गद्दारों को पकड़ने का, वोट बेचने वालों को पकड़ने का, तो सीज दी अपॉर्चुनिटी, सीज द ओकेजन। लेकिन चूंकि मामला कहीं और है, और वो भी मैं आपको एक अर्ज करूं कि साजिश की जा रही है इस तरह की कि अगर आप देखें कि खुद कह रहा है लीडर इनका बिलावल भुट्टो जरदारी के जी हमारी अक्सरियत नहीं है। अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो फिर किस तरह आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब आपके पास वोट आ जाएंगे जिससे आप सेनेट का चेयरमैन बनवा लेंगे यूसुफ रजा गिलानी को, और उसके नतीजे में आपकी पार्लियामेंट। चौधरी साहब वो तो अफवाह तफहीम से ही मनाया जा सकता है ना। अब जैसे देखिए कि सिंध के अंदर 3 MPs ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत से खाइफ हैं। एक का 2 के बयान भी मंजर आम पे आ चुके हैं कि हम पॉलिसी से खाइफ हैं, अवाम का गमो गुस्सा है, तो उनको भी अफवाह तफहीम से अपनी तरफ तो किया जा सकता है।
फामो तफहीम वाला कोई लफ्ज़ हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं होता, यानी इस्तेमाल तो होता है लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। मसला सीधा सीधा लोगों के मुफादात होते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो सेनेट का वोट है सवाए पैसे के किसी और जगह देने की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इससे आप करना क्या चाहते हैं। आप किसी एक शख्स को देखें, एक और बड़ा नुक्ता है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये प्रोपोर्शनेट इलेक्शन वाली बात है, क्योंकि बेसिकली जब जिसके पास ईवान ज़ेरी है उसी के पास ईवान बाला भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया। ये किसी की मर्जी नहीं है कि पार्टी टिकट किसी को दे रही है, वोट आप किसी और के हैं, यानी किसी वोट आप। आरिफ साहब एक तो ये बताइएगा, आरिफ साहब पंजाब में वो तमाम सियासी जमातें अपने जो अरकान असम्बली हैं उनका हक या उनकी राय गज़ब करके उन्होंने बिला मुकाबला लोगों को करवा लिया, अपने लोगों को। मतलब वहाँ पे आप देखें कि काफिले ठीक वहाँ बड़ों ने फैसला किया और फैसला ठीक है। इसी तरह आप दूसरी जगहों पे भी बैठ के हो रही है ये वो नहीं सुने ना, मैं आपको करूँ, ये इलेक्शन बालग राय दही की बुनियाद पर जो अडल्ट फ्रेंचाइज के इलेक्शन होते हैं उनकी नौयत और होती है। मैं इसी भी आ रहा हूँ, जब आप मैं हो गए तो यही मामला अगर कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में तय हो जाए, बाकी सूबों में ये मामला तय नहीं हो रहा, तो फिर हम इसे किस नजर से देखेंगे? इसे आप उसी बुरी नजर से देखेंगे जिससे देखना चाहिए, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो इसीलिए नहीं हो रहा। देखे मामला पंजाब का नहीं था, मामला जहां का था वहां का वही का वही खड़ा है। हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, पैसा भी चल रहा है, वोट भी बिक रहे हैं, और वो मामला अभी आप देखिए किसकी नीयत में फतूर है, नीयत किसकी बुरी है। आप अच्छा साहब, अगर साबित हो जाता है कि फलाने रुकने असम्बली ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और ये साबित हो जाता है नए तरीके के तहत, तो क्या उसकी मेंबरशिप खत्म होगी या जीतने वाले किसी सेनेटर खत्म होगी? नहीं, चूंकि महज पार्टी लाइन से हट के वोट देने के ऊपर डिफेक्शन क्लास नहीं आती, उसके लिए आपको साबित करना होगा विद कोरबोरेटिव एविडेंस के वो उसने पैसे दिए हैं। और पहले प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पैसे लेने वाले का आपका साबित करना मुश्किल था कि ये वोट के पैसे दिए हैं इसने, क्योंकि वोट किसे दिया है। अब वो मामला आइडेंटिफाईएबल अगर होगा तो उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा, वोट आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मनी के साथ आप उसे कनेक्ट कर लेंगे कि ये जो पैसे वसूल कर रहे थे ये पैसे इस वोट के हासिल कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आसानी से की जा सकेगी। चौधरी साहब आप ये देखें कि अदालत उस्मा ये कहती है कि वोटिंग में सिक्रेसी रखना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो क्या आईनी तरमीम के बगैर आप तरीका कार को तब्दील कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तिस्वाब राय है, और अगर है तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर उसे वक्त मजीद दरकार है तो वो डेट भी एक्सटेंड कर सकता है? देखिए कोई हर्ज नहीं है, इलेक्शन को चाहिए उन्हें, इलेक्शन कमीशन अगर वाकई फेयर इलेक्शन करवाना चाहता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की इस राय को, क्योंकि ये किसी यानी एकेडमिक राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कि अल्टीमेट यानी जिसके पास इख्तियार है किसी भी आईनी शक को इंटरप्रेट करने का, उन्होंने जब आर्टिकल 218 के बात है तो उसे 2183 को मौसर बनाने की बात की है, और साथ ये कहा है कि ये सोए हुए हैं कि नहीं इसके समय रहे और ना ये उस पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि दे शुड कम अप टू द चैलेंज। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके कहने के मुताबिक अगर दिन दो ऊपर होते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये, और दूसरा इससे मैं कहता हूं कि बैलेट पेपर एक दिन में छप सकते हैं, जितना आज जदीद सिस्टम है। हमारी हुकूमतों को ये प्रॉब्लम और इलेक्शन कमीशन को, इन इदारों को प्रॉब्लम है, बाकी तो हर चीज लम्हों में हो जाती। 1700 वोट बैलेट पेपर आपने छापना है, 1700 बैलेट पेपर छापने में कितना वक्त लग जाता है? तो ये मैं समझता हूं कि ये कर सकते हैं, दे शुड ट्राई टू डू दिस, और अदरवाइज फिर ये सारी एक्सरसाइज बेमानी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह रेफरेंस प्रेसिडेंट से रेफरेंस वो लेके गए, प्रेसिडेंट से रेफरेंस जो था, मैं समझता हूँ काफी सारे मकासद हासिल कर लिए गवर्नमेंट ने। एक तो उन्होंने अखलाकी बढ़तरी हासिल कर ली कि जो कहा जाता था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने करवाई है और जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने इनका साथ दिया, फला किया है, वो कम अज कम ये बात जो थी वो करने में हक बजारब हो गए कि देखे जनाब हम तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, हम तो ओपन बैलेट चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सबको पता चले। और अगर नहीं कोई चाहता तो वो कौन है? अपोजिशन। और उसके जेन में क्या चीज है? उसके जेन में यही है कि तादाद कम होते हुए भी वो ये तवक्को कर रहे हैं कि लोगों को खरीद के वो पासा पलट देंगे।
तो ये मैं समझता हूं कि जमहूरियत के साथ भी बहुत। चौधरी साहब आप ये देखें, जहां पे अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि ओपन बैलेट से ये इलेक्शन नहीं हो सकते, सीक्रेट बैलेट से ही होंगे, तो वहां पे दूसरी जानिब राय ये भी है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता। तो क्या ये इशारा दिया है कि पार्लियामेंट चाहे तो तरमीम करे और तरीकाकार तब्दील कर ले? नहीं नहीं नहीं, ये देखे मामला वो तो क्लियर मामला है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है तरमीम करने का। अगर वो चाहते हैं कि वाकई खुफिया की बजाय ओपन तरीक़ेकार हो, चाहे शो ऑफ हैंड जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या चीफ मिनिस्टर्स का होता है, तो वो चाहे तो वो तरमीम कर सकते हैं। लेकिन तरमीम ना होते हुए भी एक तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस कर दिया है, और वो ये है कि हमेशा के लिए वोट जो है वो सीक्रेट नहीं रह सकता। उसका मतलब ये है कि जब वोट कास्ट हो जाता है उस वक्त तो बेशक वो ना पता चले किसी को, लेकिन उसके बाद वो अमानत किसकी है? वो तो उसकी कस्टोडियन कौन है? उसका कस्टोडियन उसका है आपका इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है वो वोट। उस वक्त के ऊपर अगर किसी को कोई इतराज है और उसका कोई शक है तो उसके लिए वो सीक्रेसी जो है उसको वेव किया जा सकता है। आरिफ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की आरिफ साहब, पहले जब मिसाक जमहूरियत होता है तो उसमें ओपन बेल्ट के हवाले से फैसले करने वालों में रजा रबानी भी शामिल होते हैं, एतजाज एहसन साहब भी शामिल होते हैं। अब रजा रबानी जो है वो अपनी ही पार्टी की तरफ से जाते हैं, इस ओपन बेल्ट के खिलाफ चले जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि माजी को छोड़ के मुस्तकबिल में कभी पाकिस्तान की सियासी जमातें इस पर मुत्फिक हो सकेंगी? बात यह है कि ये जो कहते हैं ना, ये तो खुला तजाद है। बात यह है कि इनके कौलो फेल में इतना तजाद है। मैं एतजाज साहब को मैं इस मामले में मैं समझता हूँ कि खराज अकीदत दूंगा कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब ये तो मिसाक जमहूरियत में मौजूद था कि इलेक्शन जो है वो ओपन होगा इसका। तो ये पार्टी के साथ वफादारी हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हो रही है कि जिन लोगों से हम तवक्को करते हैं कि यार खुदारा आप लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, कहीं तो आप अपराइट हो, कहीं तो आप बाकी से बात करें। हर जगह आपने अपने मफादात के तहत दलाइल देने हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट जो कि लोगों की अल्टीमेट मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी है, पार्लियामेंट का ऐसा इदारा कि जो आपका किया हुआ कानून है उसे ना मंजूर करे तो वो नहीं कानून नहीं बनता। तो ऐसे इदारे में अगर इस तरह की सूरत हाल हो और पूरी दुनिया में उसका नाम ये हो कि यहाँ तो लोग पैसे के जरिए मुंतखब होते हैं, अफसोस का मकाम और लम्हा फिक्रिया भी है। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो आज राय दी गई है 4-1 के तनासुब से दी गई है, आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तलाफी नोट पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि उनका नुक्ता नज़र ये है कि ये कोई लीगल पॉइंट नहीं है, ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, और मैं समझता हूं कि कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। उनका अपना नुक्ता नज़र है और होना चाहिए। बल्कि मेरी तो राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, एक से ज़्यादा 3 बेंच लोगों के बैठने का सुप्रीम कोर्ट में, या 5 लोगों के बैठने का, या हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का, वो उसका तस्वर ये था कि आप मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है। हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से भेड़ चाल बन गई है कि एक जो जज साहब सवाल करते हैं बाकी सारे उसके पीछे लग जाते हैं और फैसला जो है वो मिल के बैठ के जनाब कहते हैं जी इख्तलाफी राय ना हो। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है, चाहे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देख ले, बरतानिया की देख ले, यहाँ इंडिया में देख ले, इख्तलाफ राय हर जगह मौजूद होता है और यही उन फैसलों का हुस्न होता है कि ये फैसलों का हुस्न होता है कि इख्तलाफ राय हो। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि बैलेटिंग के तरीकाकार को किस तरीके से महफूज और शफाफ बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इमिग्रेशन पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात में जो हॉट फेवरेट सीट है वो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त की है, जिसपे एक जानिब पीडीएम के उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब और दूसरी जानिब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी हुकूमत के हफीज शेख साहब। ये कांटेदार मुकाबले में दोनों उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए अपने अपनी तय कोशिशें जारी हैं। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हुकूमती अराकीन को भी खत भेजे हैं जिसमें उन्होंने वोट मांगा है। इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपने हक में वोट मांगा है। अब देखना
यह है कि नंबर गेम्स में तब्दीली क्या होने जा रही है और आज की राय के बाद क्या दोनों जानिब हिकमत अमली में कुछ तब्दीली लाई गई? इसी पर बात राना साहब से करते हैं। राना साहब, इस्लामाबाद की नशिस्त है, बहुत अहम नशिस्त है, दोनों जानिब उम्मीदवारों को अपनी कामयाबी का यकीन भी है और जोम भी है। क्या आप ये समझते हैं कि नंबर गेम पूरी ना होने के बावजूद भी आज की जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी रोशनी में कुछ बेनिफिट मिल सकता है पीडीएम को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आज आपको एक बड़ी खबर ब्रेक कर दूं। मेरी आज जनूबी पंजाब के एक एमएनए से बात हुई। एमएनए का तल्लक मुस्लिम लीग नून से है और मुल्तान और डेरा गाजी यहाँ के दरमियान के इलाके का वो एमएनए है। मैंने उसे कहा जी आप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे रहे हैं? ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कर रहा हूँ, मेरी खुद बात हुई। उन्होंने कहा राना अजीम मैं क्यों दूँ, जब ये वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने अपने अलावा किसी को नवाजा नहीं, मेरे हल्के में जो पीपल्स पार्टी का शख्स था उसको बेइंतहा इनसे नवाजा और मेरी कई जगहों पे मुखालफत की। मैं खामोश ज़रूर हूँ लेकिन इसको वोट नहीं दूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये है मुस्लिम लीग नून का एक एमएनए जो ये बात कह रहे हैं। मेरी खुद उनसे बात होती। उसके बाद मैंने, आप गौर करें ना, आज के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज असम्बली में कितना टाइम बैठे, कितने लोगों से मुलाकातें की, नशिस्त लंबी थी। वो तमाम लोग जिनके मतलब क्या सराहियाँ की जा रही थी। और आज अमर लियाकत का ट्वीट भी आपने देख लिया। यानी वो तमाम नाराज़ और वो तमाम खदशात जो मौजूद थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन राना साहब, ये जो सिंध के एमपीएस के बारे में चाहे मगोइयाँ चल, देखिए हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि दो जगहों पे, दो सूबे जो हैं उस पर बड़ा बहुत कुछ होगा। उस पर मैंने क्लियर कहा था, एक सिंध है, एक बलोचिस्तान है। केपीके के अंदर इस तरह नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें 2, 3 या 4 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंध में होगा। सिंध में इसलिए होगा कि माज़रत से एक वीडियो शायद कुछ दिन पर वापस आ जाए। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ एमपीएस की लोकेशन भी निकाल ली गई है। उस लोकेशन के मुताबिक किस वक्त वो कहाँ थे, कौन उनको लेकर गया, किसके साथ मुलाकात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं यासर। हम टीवी पे बैठ के बात करेंगे ना तो काफ़ी चीखों पुकार सियासी जमातों के अंदर आ जाती है। ये तो हमने पहले कह दिया था। लेकिन आप ये देखें, क्या ये 2 या 3 या 4 एमपीएस जो हैं ये कितना डेंट डालेंगे? और अगर इसी तरह उनके अंदर से कोई एमपीए सामने ना भी आए लेकिन कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको आज एक बात बता दूं, मैं ये 2 दिन रह गए ना, इसी वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो सामने आ जाएगा। एक दिन रह गया ना, जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे सामने आ जाएगा। हफीज से इलेक्शन जीतेंगे। राना साहब, इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है ये कितनी अहम है पूरे सेनेट इलेक्शन? देखिए इस वक्त तो पूरे सेनेट में नशिस्त ही वही अहम है और अहम बना दी गई है ताकि सारी तवज्जो जो है ना एक नशिस्त की तरफ हो जाए। मैं आपको ये भी अंदर की मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की वजह से कोई मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नहीं। मुझे आप बताएं, आसफ अली जरदारी साहब ने खेला तो अच्छा कि एक उम्मीदवार ले आए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी के एक बड़े करीबी अजीज़ एमएनए ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा जी कि मुझे अपना वोट जिस तरह मर्जी दिखाना पड़े मैं उसके लिए हाजिर हूँ। यही रिश्ते बात हो रही थी ना कि रिश्तेदारियां बड़ी करीब हैं, करीबी रिश्तेदारियां हैं। उन करीबी रिश्तेदारियों की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट, आप जरा देखें ना, 158 है ना इस वक्त। जी जी 158 इनके पास है, उनके पास 183 है ना या 182 है, 182 के करीब। चले लगा, कितने ले जाएंगे? 5 तोड़ लेंगे, 7 तोड़ लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? तो ये तो मुझे बताएं कि इनके कितने टूटेंगे? कभी हुआ है कि, हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये सियासत का असूल है, अपोजिशन टूटती है, हुकूमत नहीं टूटती। हुकूमत में से 1% होता है, अपोजिशन में से 21% होता है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। चले मैं आज आपको यह भी बता दूं, हो सकता है अपोजिशन 158 वोट भी हासिल ना करे, तो फिर उन्होंने तो आज कह दिया ना, उनके किसी लीडर ने कहा कि 170 हमारे पास हो गए हैं और हम जीतने के बिल्कुल करीब हैं। ले मैं आज चैलेंज से कह रहा हूं कि वो 170 तो दूर है, 170 में 10 निकाल दें, उतने वोट भी हासिल नहीं करेंगे। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूं। और मैं 3 से 4 लोगों की गैर हाजिरी भी देख रहा हूं। मैं 3 से 4 एमएनए की गैर हाजिरी भी मुतवक्के है। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूं। बात यह है कि देखें, गैर हाजिरी नाराजगी की वजह से या किसी और वजह से? नाराजगी भी कह सकते हैं, कुछ और वजह भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एक दिन का ब्रेक है, एक दिन की ब्रेक के बाद आपको सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये मैं बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, हफीज़ ये इलेक्शन जीत रहे हैं। आप गौर करें ना, आपको एक दिन पहले तक एक्टिविटीज़ ये नज़र नहीं आ रही थी। आज वज़ीर आज़म बेइंतहा टाइम दे रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि मुझे खुद एक एमएनए ने कहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, पोठोहार से तल्लक रखने वाले 2 एमएनए, उनका भी तल्लक मुस्लिम लीग नून से है
और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हफीज़ शेख का तल्लक सिंध से है, उनकी बेगम का तल्लक जो है जनूबी पंजाब से है और सिंध के अंदर से भी। और हफीज़ शेख साहब के वाले साहब पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा रहे हैं। हफीज़ शेख साहब सिंध के अंदर से भी अपसेट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। लेकिन सिंध में उनके खिलाफ मोहम्मद जुबैर भी बहुत सरगर्म है जी। सिंध में उनके खिलाफ मोहम्मद जुबैर भी बहुत सरगर्म है। मोहम्मद जुबैर के पास है क्या वहाँ पे? चले मुझे बता दें। सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास क्या है? चलिए मुझे नाम लेके बता दें। लेकिन पीपल्स पार्टी तो है ना सर। और भाई पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी तो नून लीग से भी याद कर जाएगी। ये गुजरने दें टाइम, ये 3 तारीख का इलेक्शन गुजरने दें, उसके बाद देखें ना। मुझे एक बात तो बताएं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्मीनाद की जो तहरीक थी उसमें कौन कहाँ खड़ा था आपको नहीं पता? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी? मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी थी? मौलाना फजलुर रहमान खुद कहाँ खड़े थे? ये छोड़ दें, ये एक नशिस्त जिस पे पूरा सारे सब लोगों की नजरें हैं। ले मैंने आपको गिनती भी करके बता देता हूँ, 158 है, दुआ करेंगे 158 ले लें। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में होगा क्या। लेकिन आज की राय के बाद जब ये बात सामने आई कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, उसके बाद भी कुछ लेन देन वाली बातें चल रही हैं, बहुत से लोगों से राब्ते भी चल रहे हैं। दुबई भी मरकज़ बना हुआ था, आप सुनने में ये कोई और मुल्क भी मरकज़ बन चुका है। चलें जी, मैं आपको दुबई भी हमने ब्रेक किया था, उसके बाद सारे शुरू हुए। तो हमने तो मुझे कहेंगे तो मैं दुबई में अजमान के अंदर जो बैठा हुआ शख्स उसका भी बता दूंगा, और दुबई के अंदर किस जगह किसका घर है, किसका विला है, वहाँ पे कौन बैठा वो भी बता दूंगा। अब जनाब बात चलेगी है कुवैत में और चलेगी है साथ मलेशिया में। अब 2 जो बड़े व्यापारी हैं ना, एक कुवैत और एक मलेशिया में भी आके बैठ गया। ये बात आपको बिल्कुल, उन्होंने कहा यार दुबई का नाम आना शुरू हो गया है और ये बड़ा शोर मच गया है, और जिनके पास नाम आ गया उनके पास बाकी एड्रेस भी आ गए हैं, टेलीफोन भी टेप हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब जनाब कुवैत और मलेशिया ये 2 अड्डे बन गए। सहूलतकार बीच में एक शख्स है या मुख्तलिफ है? 4 सहूलतकार हैं भाई, 4 सहूलतकार हैं। आजकल तो मैं कह रहा हूँ मौजें लगी हुई हैं एक बहुत बड़े शख्स की जिसने बड़ी इन्वेस्ट की हुई है सिंध में। एक शख्स है जो अब अपनी इन्वेस्टमेंट को बलोचिस्तान की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे यकीन दहानी हुई है। तो बड़ा कुछ हो रहा है, इन 2 जगहों से पैसे की लेन देन का फैसला हो रहा है। पैसों का लेन देन वहाँ पे होगा, वहीं पे पैसे रहेंगे, किसके पास रहेंगे, उसके बाद किस तरीके से पैसे। मज़े वाली बात बता दूँ, एक शख्स ने तो यहाँ कहा कि जनाब हम ना आपको बैंक में पैसे देते हैं ना कोई चीज़ करते हैं, जितने पैसे तय होंगे उतने पैसों के कीमती पत्थर यानी हीरे जिसे हम कहते हैं वो चंद आपको पहुँच जाएंगे। तो उसने किसी ने जो ज़राए कहते हैं उन्होंने कहा किस तरह पहुँचेंगे? एयरपोर्ट से आप आते हैं, चेक हो जाएंगे। उन्होंने कहा छोरे, एक लेंगे इस तरह का डेकोरेशन पीस, यासर साहब वो डेकोरेशन पीस होगा, उसमें आम पत्थर नहीं होंगे, जो उन पत्थरों के अंदर चंद हीरे होंगे, लगेंगे वो पत्थर तो वो कीमत होगी। कोई एंटी करप्शन, कोई नैब पकड़ ही नहीं सकेगी, वो तो आपके घर के अंदर रखा हुआ एक आम सा डेकोरेशन पीस होगा। यहाँ तक हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? ये बड़ा रेट क्या लग रहा है? रेट देखें, रेट ना हर सूबे का अलग है। देखिए पंजाब में तो ख़त्म हो गया, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वाला, वहाँ पे भी रेट ख़त्म हो गया। रेट सिर्फ 3 सूबों में चल रहा है, बलोचिस्तान, KPK और सिंध, इसके अलावा कहीं नहीं चल रहा। गिलानी साहब को इलेक्शन की रात को हम पूछेंगे कि क्या हो गया। देखें हुकूमत को भी पता है कि गिलानी साहब की सीट अगर वो गिलानी जीत जाते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो हुकूमत हारती है, हफीज़ शेख नहीं हारते, हुकूमत हारती है। और मैंने फिर कहा है कि जब जोर तोड़ होता है उसमें हमेशा पलड़ा हुकूमत का बारी होता है। और आज वज़ीर आज़म की मुलाकातें, आज वज़ीर आज़म के राब्ते, अब तक मुलाकातें, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे हैं, चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब वहाँ पे हैं, KPK से लोग वहाँ पे बैठे हैं, परवेज़ हटक के मतलब लोग कुछ और बातें कर रहे थे, वो मुतहरक हुए हुए हैं। वहाँ पे आप देखें फवाद चौधरी मुतहरक, कौन ऐसा एक शख्स मुझे बता दें जो मुतहरक नहीं है? तो ये अपोजिशन की तरफ से क्या करेंगे? जब राना साहब एक और बात पूछनी है। हमने ये सुना था कि मैच फिक्सिंग होती है, मैच पे बुकीज पैसा लगाते हैं, हार जीत फिक्स होती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन पे भी पैसा लगाया जा रहा है हार जीत के ऊपर। यार सर ये बड़ी मज़े वाली बात है। ये क्रिकेट मैच हो रहा है ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी सीरियल चल रही है, उधर साउथ अफ्रीका के अंदर भी कॉन्ट्रीज के मैच हो रहे हैं। हम तो सोचते थे सब वहाँ पे जुआ लगता है, लेकिन अब तो और काम हो गए। अब पाकिस्तानी और भारतीय और दूसरे मुल्कों के बुक मेकर, जो इंटरनेशनल बुक मेकर है ना, उन्होंने पाकिस्तानी सेनेट के इलेक्शन पे एक नशिस्त पे जुआ शुरू कर दिया, और वो नशिस्त है हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी वाली। ले मैं आपको नहीं मोबाइल की आप ये सोचें, आपके मुताबिक वो यकतरफा इलेक्शन है,
वो वाली नशस्त, वो हुकूमत के हाथ में है। जब लोगों को इतना इदराक हो कि ये एक तरफा है तो फिर उस पर जुआ क्यों लगेगा? इसलिए देखे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे भी तो जुआ लगता है ना, कि नहीं लगता? मुझे बताएं, जब पता है कि वो टीम अच्छी है क्यों जुआ लगता है उस पर? बात यह है कि मीडिया ने इतना शोर डाल दिया है और अपोजिशन जमातों की तरफ से इतना शोर मच गया है, इस तरह लगता है जैसे यूसुफ, देखें जिस तरह आम आदमी जो है वो नहीं समझ सकता, वो कह रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, ये वोट उन्हें बढ़ेंगे। आप बताएं, जो इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि इनकी रिश्तेदारी कहाँ पे है, जो इनका रिश्तेदार है उसको किस तरह बाउंड करना है, उसको अपने साथ किस तरह रखना है, उसका वोट किस तरह लेना है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसका रेट निकला है, फेवरेट निकला है हफीज शेख, 80 पैसे रेट निकाला है इन्होंने, मैं तो देख के हैरान रह गया। और 1 रुपया 20 पैसे रेट निकाला यूसुफ रज़ा गिलानी का। और भाई जुआरियों को तो जुआ चाहिए, वो चाहे कैसा भी होता हो। सेनेट इलेक्शन पे जुआ शुरू हो गया, एक तरफ ईद फरोह होता है और एक तरफ जुआ शुरू हो गया। राना साहब, वैसे ये सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। 80 पैसे रेट, यानी बहुत अप करके रेट उठा दिया। हॉट फेवरेट कोई टीम हो तो उसका 80 पैसे रेट निकलता होगा। मुझे तो लगता है जैसे आप खेलते रहे, आपको तुम्हारा पता है। इतना तो अंदाजा है लोगों से बात करने के बाद कि रेट कहां पे निकलता है और किस टीम के लिए निकलता है। राना साहब, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमजा शहबाज साहब की रिहाई के बाद जो जेस्चर दिया गया और जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, इस पर मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमजा शहबाज की बात हो रही है। हमजा शहबाज की रिहाई एक दिन ताख़ीर का शिकार रही। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि रूबकार जमा नहीं करवाए गए थे और अंदरूनी इत्तलात ये हैं कि उनके इस्तकबाल की तैयारियां करनी थी और उनका इस्तकबाल एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल बनाना था। वो किस हद तक फ़कीदुल मिसाल रहा और वो किस को दिखाने के लिए किया गया, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या किसी को जेस्चर दिया गया है या फिर इस बात की दहानी करवाई गई कि हम एक ही हैं, मुख्तलिफ नहीं? अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये बड़े काफ़ी मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने तस्वीर शेयर कर दी हम एक हैं। जब आप एक हैं तो तस्वीर शेयर करने की क्या ज़रूरत थी? जब आप एक हैं तो बार बार ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ये तो उस वक्त कहा जाता है जब आपके दिल में चोर हो, जब आपको ज़हन करवाने की भी तो कोशिश की जाती है, आप एक नहीं है। नहीं बाबर, मैं आपको बता दूं, आज ने सुन ले मेरी, हज़रा हमजा शहबाज की तकरीर तो सुने। हमजा शहबाज, देखें हमने पहले कहा था हमजा शहबाज बाहर आएगा, वो हुकूमत पे तनकीद करेगा, वो सब कुछ कहेगा नवाज शरीफ मेरा लीडर है, लेकिन नवाज शरीफ के बयानिया जो है एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकलेगा। हमजा शहबाज की तकरीर, हमजा शहबाज का बयान, कोई एक बता दे जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया के मुताबिक था। कोई एक चीज़ बता दें। मियां नवाज शरीफ का बयानिया अदारों के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ का बयाना है दीगर मामलात पे, मुझे बताएं किस जगह उसने ऐसा बयान किया? कोई एक चीज़ मुझे। लेकिन राना साहब, आप ये भी तो देखें ना कि मजमूई तौर पे अब कुछ स्टांस तब्दील हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से भी जब पूछा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बयान की आप तायीद करते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त उनके साथ खड़े थे, उनका ये कहना था जब उन्होंने बयान दे दिया तो मेरे बयान देने की ज़रूरत नहीं। वो है यूसुफ रज़ा गिलानी और साथ में खड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान। यह है शरीफ ख़ानदान, एक ही शरीफ ख़ानदान है। इनमें से कोई मौलाना फजलुर रहमान या यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, एक ही पार्टी है, एक ही ख़ानदान है और उस ख़ानदान का कहना है कि बयानिया एक ही है। ये नहीं बयानिया। देखिए, हमजा शहबाज के करीबी साथियों ने यह फैसला किया था कि यह शो किया जाए कि लाहौर के लोग हमजा के साथ हैं और इसमें वो कामयाब रहे, बेइंतहा कामयाब रहे। हमजा का जो इस्तकबाल है उसके लिए मरियम को जाना पड़ा। मरियम ना जाती तो हालात कुछ और हो जाते ना, बिल्कुल कुछ और हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मरियम क्या नैब की पेशी पे जाएगी, मुतवक्को जो पेशी है, और उसके साथ क्या हमजा जाएगा? क्या हमजा की उस मुलाकात के बाद, उस रिहाई के बाद आज के दिन तक हमजा का कोई ऐसा बयान आया कि जो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के मुताबिक हो? ये देखें, मेरी इत्तला मैं आपको आज एक खबर दे दूं, हमजा शहबाज शरीफ ने जो इस्तकबाल, जो जुलूस हुआ है, वो हुकूमत के लिए परेशान कुन था ही नहीं। वो परेशान कुन है मुस्लिम लीग नून के अंदर उस ग्रुप के लिए जो समझ रहा था कि अब मुस्लिम लीग नून सिर्फ उनकी है। इसलिए उन लोगों को मजबूरन हमजा शहबाज की गाड़ी में बैठना पड़ा। हमजा शहबाज की गाड़ी में बैठ के तस्वीरें शेयर करनी पड़ी, हमजा शहबाज की गाड़ी में बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ी, हमजा शहबाज की गाड़ी में बैठे गए, वो खुद बैठे।
ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपको शक हो या आप कहें लोग शोर क्यों मचा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हाल था कि बाहर निकलता हमजा आकर मियां नवाज शरीफ के बयानिए को कहता ये मेरा बयानी है। तो इस वक्त सियासी तौर पे अपने हम ख्याल MPs को मुत्तहिद करने में कामयाब रहेंगे? अब क्या करना है, पंजाब खत्म हो गया भाई यासर साहब, पंजाब में कौन सी वोटिंग होनी है भाई? हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है ना, तो बल्दियाती इंतखाबात की बल्दियाती इंतखाबात जब आएंगे आप उस वक्त देखिएगा, अभी बल्दियाती इंतखाबात दूर हैं। और बल्दियाती इंतखाबात मैं आपको बता दूं, बल्दियाती इंतखाबात हमेशा हुकूमत के होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके दौर में जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें हुकूमती उम्मीदवार जो थे वो जीते थे ज़्यादा, और जब कौमी और सूबाई इलेक्शन हुए थे उनके पास पल्ले कुछ नहीं रहा था। हाँ, हमेशा बल्दियाती इलेक्शन में सपोर्ट हुकूमती उम्मीदवार को होती है, उसकी अवाम में कुछ चीज़ है या नहीं है, पज़राई है या नहीं है, ये बात का मसला है। ये आप ज़रा सारे इलेक्शन उठा के देख लें, माजी से लेकर अब तक के जितने इलेक्शन हुए बल्दियाती उठा के देख लें भाई। अब तो ये होगा कि हमजा शहबाज आ गया, क्या पार्टी जो है वो हमजा शहबाज के साथ होगी या मरियम के साथ, अब ये होगा। अच्छा, आप ये बता दें कि आने वाले दिनों में अगर PDM की कोई मीटिंग होती है तो क्या आपको हमजा शहबाज वहां पे दिखाई देते हैं? नहीं, हमजा शहबाज PDM की मीटिंग, किसी ऐसी मीटिंग में उस तरह नहीं जाएंगे जिस तरह मरियम साहबा जाती हैं, जिस तरह मरियम साहबा वहाँ फैसला सुनाती हैं, जिस तरह मरियम साहबा बाहर निकल के टॉक करती हैं, जिस तरह मरियम की अहमियत है, मैं लिख के देता हूँ हमजा नहीं जाएंगे भाई। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो बड़े समझदार हैं, एक। नंबर दो, उनके पास लाहौर में मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा अक्सरियत हमजा शहबाज के साथ है। उसकी 2-3 वजूहात हैं यासर। वो कहते हैं कि हमें हमजा शहबाज की टीम है, हम हमजा शहबाज के साथ हैं, हमजा शहबाज जो है वो हमें अपने साथ रखता है, वो हम पे डिक्टेटरशिप नहीं करता। आप ज़रा गौर करें ना, हमजा शहबाज की ये आमद के मौके पर देखें, ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, कोई शक नहीं बेहतरीन लीडर हैं, लाहौर में कितने के एक्टिव थे, हमजा की रिहाई के बाद कितने एक्टिव हुए हैं, तो आपको इससे इशारा नहीं मिलता? यानी वो जो उनकी अपनी करीबी टीम है वो उनके आने से मुतहर्रिक हुई है और यूं ये अंदरूनी तौर पे एक दूसरे को रद्द अमल दिया जा रहा है और अपने आमाल के जरिए दिखाया जा रहा है कि इस वक्त हम किसके साथ हैं, किन बुनियादों की वजह से हैं और ये तनाज़ा किस वजह से है। नाज़रीन, द लास्ट राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।